पतले और घुमावदार रास्तों से होकर प्रकृति की सुंदरता को निहारते हुए शिमला से केवल 1 घंटे की दूरी पर जाता है मशोबरा टाउन का रास्ता। आज यहाँ पर काफी लोग रहते हैं, पर पहले ऐसा नहीं था। पहले ये बस एक शांत सा प्यारा सा जंगलों से घिरा एक टाउन था। हेलो एवरीवन, कैसे सबके सब। तो चलो जरा इन शिमला की वादियों में खौफनाक कहानी का भी लुत्फ उठाया जाए। अनीता का जन्म यहीं हुआ था। हालांकि उसने बस 1 ही साल यहाँ पर बिताया, लेकिन उसे यहाँ की हर चीज से लगाव था। जब वो स्कूल में थी तो उसके पिता को मशोबरा के ग्राम सेवक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भाषण देना था, तो वो अनीता को भी अपने साथ लिया। लेकिन अनीता इस भाषण को ज्यादा देर तक सहन ना कर सकी और वो अपने ड्राइवर संत राम के साथ पास ही में पकोड़े खाने चल दी। वहां पर कुछ देर तक मस्ती करने के बाद उसे झाड़ियों के पीछे एक पुराना सा बंगला दिखाई दिया। अनीता के मन में काफी सवाल दौड़ने लगे, जैसे वो बंगला किसका है और वहां पर कौन रहता है, वो इतना पुराना और टूटा फूटा से क्यों लग रहा है। तो संत राम ने उसे बताया कि वो बंगला फारिद कोट के राजा का है, जहाँ पर वो अपनी रखेल को रखा करता था। लेकिन एक रात वहां अचानक से आग लग गई और वो औरत जिंदा ही जल गई। कोई नहीं जानता कि वो आग कैसे लगी थी, लेकिन कुछ का कहना है कि उस औरत को मारने के लिए आग को लगाया गया था। तब से ये माना जाता है कि उस औरत की आत्मा वहीं पर भटकती है और जो कोई उसके आसपास भी गया उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। किसी को डरावने सपने आने लगे तो कोई बहुत बुरी तरह से बीमार हो गया। ये सब सुनने के बाद अनीता को काफी अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कि कोई उसे देख रहा है। उसने अपना खाना जल्दी से खत्म किया और संत राम से कहा कि वो उसे वापस ट्रेनिंग सेंटर ले चले। और फिर कुछ सालों बाद अनीता को अपने टाउन की और भयानक कहानियां सुनने को मिली। इस कहानी की शुरुआत हुई थी 1952 में, जब अनीता पैदा भी नहीं हुई थी। वो मशोबरा में पहला ग्राम सेवक ट्रेनिंग सेंटर खुला था। उसके पिता यहाँ के पहले प्रिंसिपल थे। इस सेंटर की 2 बिल्डिंग्स थी। पहली में सारे क्लासरूम्स और ऑडिटोरियम्स थे, वहीं दूसरी के ग्राउंड फ्लोर पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस और पहले फ्लोर पर अनीता का परिवार रहता था। वहीं बाकी बच्चों के हॉस्टल्स और स्टाफ मेंबर्स सेंटर से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर थे। और फिर यहाँ पर ज़्यादा लोग भी नहीं थे, बस 20 स्टूडेंट्स और 6 स्टाफ मेंबर्स। जनवरी 1953 के दौरान 2 दिन से लगातार हो रही बर्फबारी के कारण मौसम बहुत खराब था और टाउन के ज़्यादातर लोग विंटर ब्रेक्स में बाहर गए हुए थे और वहाँ पर बस अनीता का परिवार, एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग, वो भरा सन्नाटा था। फिर देर रात को जब अनीता के माता पिता आपस में बातें करने बैठे कि उन्होंने पूरे दिन भर में क्या क्या किया, तभी घर की घंटी बजी। वो दोनों शौक में थे कि आखिर इतनी देर रात कौन हो सकता है। अनीता के पिता ने उठकर दरवाज़ा खोला और वहाँ पर कंपाउंडर किशन दास नेगी ठंड में कांप रहा था। अनीता के पिता ने उसे अंदर बुलाया और उससे पूछा कि आखिर वो इतनी देर रात यहाँ क्या कर रहा है। तो कृष्ण ने बताया कि हरिराम को 2 दिन से बहुत तेज बुखार है। उसने उसे कई टैबलेट दी, लेकिन उसका बुखार सही होने का नाम ही नहीं ले रहा। वो खाना भी नहीं खा रहा और कह रहा है कि उसका सर दर्द से फटा जा रहा है। उसे डायरिया या स्टमक इन्फेक्शन भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी हालत सुधर ही नहीं रही। हरिराम सेंटर का पियोन था। वो किशन नहीं समझ पा रहा था कि आखिर उसे क्या हुआ है, लेकिन उसे डॉक्टर के पास लेकर जाने की सख्त से सख्त जरूरत थी। पर सबसे नज़दीकी अस्पताल भी 1 घंटे की दूरी पर शिमला में था और इतनी देर रात और ऐसे मौसम में बाहर जाना खतरे से खाली नहीं था। तो अनीता के पिता ने उससे कहा कि वो सुबह तक उसका ध्यान रखे और सूरज की किरण निकलते ही उनका ड्राइवर उसके साथ हरिराम को शिमला के अस्पताल ले जाएगा। किशन ने उनकी ये बात मानी और वो वहाँ से चला गए। पर सुबह तक ना तो मौसम सुधरा और ना ही हरिराम की हालत। तो किशन और ड्राइवर उसे जीप में बिठाकर अस्पताल ले गए। उसका पूरा चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखों के नीचे भी काले धब्बे पड़ चुके थे। पर फिर भी उसने अनीता के पिता की ओर देखते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि वो जल्दी ठीक होकर वापस लौटेगा। पर अनीता के पिता घबराए हुए थे, क्योंकि हरिराम की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। और फिर आज संडे था, तो अस्पताल में किसी अच्छे डॉक्टर का होना भी बहुत मुश्किल था। इसी वजह से उन्होंने कृष्ण को कहा कि वो वहाँ पहुँचते ही उन्हें फ़ोन करे, क्योंकि वो कुछ डॉक्टर्स को पर्सनली जानते थे और ऐसी इमरजेंसी में हरिराम का इलाज जल्द से जल्द करवाना था। पर शाम के 5 बज गए और कृष्ण का फ़ोन नहीं आया। अनीता के माता पिता को बहुत चिंता हो रही थी। अपने मन को शांत करने के लिए अनीता के पिता बाहर टहलने निकल गए और अनीता की माँ हरिराम के लिए दुआ कर रही थी। और 15 मिनट भी नहीं हुए थे कि तभी बाहर से चीख की आवाज़ आई। अनीता की माँ दौड़कर बाहर गई और वहाँ पर कृष्ण और ड्राइवर के उतरे हुए चेहरे देखकर वो समझ गई कि हालात ठीक नहीं थे। ड्राइवर ने हरिराम को बाहर निकालने में कृष्ण की मदद की। वो ऊपर से नीचे तक सफ़ेद चादर में लिपटा था। उसकी मौत हो चुकी थी और वहाँ खड़ा हर व्यक्ति रो रहा था।
क्योंकि अब उन्हें हर सुबह वो हंसता खेलता चेहरा दिखाई नहीं देगा। कृष्ण ने बताया कि यहाँ से जाने की कुछ देर बाद ही वो लोग मुश्किल से 4 मील तक चले होंगे। तो तभी बीच में एवलांच के कारण रोड ब्लॉक हो रखा था। वो कुछ देर तक वहाँ इंतजार करने के बाद रोड की दूसरी तरफ एक आदमी आया जो कि हरीराम को वापस शिमला लेकर जाने को रेडी हो गया। उन दोनों ने जल्द से जल्द हरीराम को उसकी वैन में शिफ्ट किया, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। उसका शरीर ठंडा होने लगा, उसकी सांसें थमने लगी। कृष्ण ने उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन हरीराम की वहीं मौत हो गई। हरीराम के परिवार में उसके 2 भाइयों के अलावा और कोई नहीं था और वो दोनों भी थियोग में रहते थे। तो अनीता के पिता ने वहाँ के इंस्पेक्टर को फ़ोन लगाकर उन दोनों को हरीराम की खबर देने को कहा, लेकिन मौसम खराब होने के कारण सारे रास्ते बंद थे। तो जब 2 दिन बीत जाने के बाद भी वो लोग वहाँ नहीं आए, तो अनीता के पिता ने ही पंडित को बुलाकर हरीराम को रीति रिवाजों के साथ विदा किया। हरीराम को पास के कब्रिस्तान ले जाया गया और बर्फबारी के कारण वहाँ आग जलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। और फिर जब आग जली तो एक बर्फीला तूफान आ गया, जिस वजह से उन सबको वहाँ से जाना पड़ा। और फिर जब अगले दिन ड्राइवर और किशन उसकी अस्थियों को इकट्ठा करने वहाँ पर गए, तो उन्होंने देखा कि उसका शरीर पूरा जला ही नहीं था। कृष्ण का कहना था कि बाकी रिवाजों को हरिद्वार में ही पूरा किया जाना चाहिए, लेकिन मौसम के कारण सारी बस सुविधाएं बंद थी और फिर ड्राइवर भी ऐसे हालातों में वहाँ तक ड्राइव नहीं कर सकता था। और फिर ज़्यादा दिनों तक इस शरीर को ऐसे ही नहीं रखा जा सकता। तो उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो लोग इसे यहीं पर पूरा जला देंगे और इस बात को अपने तक ही सीमित रखेंगे। मार्च में छुट्टियाँ खत्म हुई और हर कोई वापस लौटने लगा। हरीराम की मौत का सबको दुख था, क्योंकि वह सबका काफ़ी अच्छा दोस्त था और हर किसी से काफ़ी अच्छे से बात किया करता था। तो उसकी याद में एक शोक सभा रखी गई, जिसमें हर कोई आया था सिवाय एक के, राज वैद्य की पत्नी नीमा वैद्य के, जो कि अपने घर से वापस नहीं लौटी थी, क्योंकि वहाँ पर अपनी माँ के साथ अपनी छोटी बेटी की देखरेख करने में उसे थोड़ी आसानी होती थी। जल्दी लोग अपनी आम जिंदगी में वापस लौटने लगे और हरीराम बीते कल की बात थी और उसकी जगह किसी और ने ले ली थी। फिर गर्मियों में नीमा वैद्य वापस लौटी और साल के इस समय ये जगह और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। हल्की हल्की धूप, न ज़्यादा सर्दी न ज़्यादा गर्मी, और सुहानी सी हवाएं। 10 मई भी ऐसा ही एक सुंदर सा दिन था और नीमा अपनी बड़ी बेटी चित्रा और छोटी बेटी वीरा के साथ घर पर थी और आसपास पूरा सन्नाटा था, क्योंकि एग्जामिनेशन का टाइम था। परीक्षाएं दिन में थी और आज भी इन्विजिलेटर था, वरना तो वो भी दिन के इस समय तक वापस आ जाया करता था। और आसपास के हॉस्टल्स में बच्चे भी। सुबह से अपनी बच्चियों के पीछे की भागदौड़ नीमा को बहुत थका दिया करती थी। वीरा जब से वापस लौटी थी तो जगह बदलने के कारण बहुत चिड़चिड़ी हो चुकी थी। वहीं चित्रा इतना टाइम बाद अपने पिता से मिलने को बेताब थी, पर किस्मत से आज दोनों लड़कियां दिन में सो चुकी थी और इसी वजह से नीमा को भी थोड़ा आराम मिल गया। उन मौके का फायदा उठाते हुए उसने भी आधे घंटे की झपकी ली और फिर वो अपने बुनाई के काम पर लग गई, क्योंकि चाहे मौसम जो भी हो, यहाँ पर बिना स्वेटर के नहीं कर सकता। नीमा खिड़की खोलकर वहीं पास में अपने काम पर बैठ गई। उससे वहाँ 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि तभी खिड़की से आवाज़ आई, मेम साहब आप कैसे हैं? उसने अपना काम छोड़ा और खिड़की से बाहर झाँक कर देखा तो उसने देखा कि गेट के बाहर एक आदमी सफ़ेद शर्ट में खड़ा है। जब वो आदमी जरा सा पीछे हुआ तो उसने देखा वो हरीराम था। हरीराम ने नीमा की ओर देखते हुए कहा कि वो वीरा को खिलाने लेकर जाना चाहता है। जब नीमा ने उससे कहा कि वो अभी सो रही है लेकिन वो शाम को आकर उसे लेकर जा सकता है, तो हरीराम ये कहकर निकल गया कि ठीक है, फिर वो बाद में आकर उसे लेकर जाएगा। पर नीमा को आज हरीराम बड़ा अजीब सा लग रहा था। उसका फेस काफ़ी डल था और ऐसा लग रहा था कि उसे बोलने में भी काफ़ी जोर लगाना पड़ रहा है। हरीराम पहले भी कई बार दोनों लड़कियों को खिलाने लेकर जाया करता था। उनकी देखरेख में वो घर के कामों में नीमा की मदद किया करता था। जब चित्रा पैदा हुई तो उसका ध्यान रखने में, वो घर के काम करने में नीमा को बड़ी दिक्कत होती थी, तो उसकी मदद करने के लिए वो उसकी देखरेख किया करता था, उसके साथ खेला करता था। फिर वीरा के आ जाने के बाद वो उसके साथ भी खेलने लगा। दोनों लड़कियों के साथ इस तरीके से उसको खेलता देख नीमा को बड़ी खुशी होती थी। उसने सोचा कि अच्छा होगा कि अगर शाम को वो आकर दोनों लड़कियों को खिलाने लेकर जाए, कि तब राज भी थक कर काम से लौटेगा तो उसको भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। राज शाम को देर से लगभग 6:30 बजे वापस लौटा और इतने टाइम बाद अपने परिवार से मिलकर वो बड़ा खुश था। उसने सोचा कि पहले वो उनके साथ बैठकर चाय पिएगा, थोड़ी बातें करेगा और फिर एग्जामिनेशन की कॉपीज चेक करेगा। जब नीमा और राज साथ बैठे तो दोनों लड़कियां भी वहां आकर अपने पिता के साथ खेलने लगीं। वीरा राज की गोद में चढ़ने की कोशिश कर रही थी और वो बिल्कुल भी शांत नहीं बैठ रही थी। तो राज ने कहा कि शायद वीरा बोर हो चुकी है और इसी वजह से अपनी चाय खत्म करने के बाद वो दोनों लड़कियों को जरा बाहर घुमा लाएगा। तो नीमा ने कहा कि उसे ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हरीराम ने कहा है कि वो शाम को आकर दोनों लड़कियों को खिलाने लेकर जाएगा और वो किसी भी वक्त आता ही होगा।
ये सुनते ही राज के कान खड़े हो गए। वो घबरा गया कि आखिर नीमा क्या बोल रही है। बस आज के लिए बहुत हो गया, अब बाकी कहानी अगले हफ्ते। या पूरी तो करने दे यार कि राज सब बताएगा या नहीं, नीमा क्या करेगी और हरीराम वापस आएगा या नहीं। बहुत बची है यार, अभी तो बोल रहा हूँ कि बाकी कहानी अगले हफ्ते। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।